प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की YouTube की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के हम 2-3 टॉपिक पढ़ चुके हैं और एक टॉपिक आज हम ले रहे हैं वाच्य। मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर बैठ करके इन वीडियो को देखते होंगे, लर्न करते होंगे, समझते होंगे। तो हम हिंदी की जो सामान्य व्याकरण है, इस व्याकरण को पढ़ेंगे। इनके वीडियो बनाकर मैं भेज रहा हूँ, आप उनको देखते रहिए। तो वाच्य के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम वाच्य की परिभाषा, कि वाच्य की परिभाषा क्या है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिससे ये ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता होती है। जब वाक्य में जहाँ कर्ता की प्रधानता होगी तो वो कर्तृवाच्य होगा, कर्म की प्रधानता होगी तो वो कर्मवाच्य होगा और भाव की प्रधानता होगी तो वो भाववाच्य कहलाएगा। तो वाच्य के भेद कितने हैं? 3। वाच्य के 3 भेद हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब देखो, कर्तृवाच्य में नाम ही इसका कर्तृवाच्य, अर्थात वाक्य के अंदर प्रधानता किसकी होगी? कर्ता की प्रधानता होगी। तो कर्तृवाच्य किसे कहेंगे? कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। फिर है दूसरा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। फिर है भाववाच्य, जहाँ भाव क्रिया भाव के अनुसार हो या जहाँ भाव की प्रधानता हो तो वो भाववाच्य कहलाता है। अब देखो, कर्तृवाच्य के अंतर्गत वाक्य कैसा होगा? वाक्य होगा सकर्मक भी होगा, अकर्मक भी होगा। कर्तृवाच्य का वाक्य सकर्मक क्रिया का भी होता है और अकर्मक क्रिया का भी वाक्य होता है। तो यहाँ वाक्य सकर्मक और अकर्मक दोनों का भी हो सकता है। कर्मवाच्य के अंदर कर्मवाच्य का जो वाक्य होगा वो सकर्मक क्रिया का होगा। अकर्मक क्रिया का वाक्य कभी भी कर्मवाच्य नहीं होता है, लेकिन कर्तृवाच्य के अंदर वो वाक्य अकर्मक क्रिया का भी हो सकता है और सकर्मक का भी हो सकता है। लेकिन कर्मवाच्य के अंदर वाक्य कैसा होगा? कर्म वाक्य होगा, अर्थात वाक्य में कर्म होगा। फिर भाववाच्य। भाववाच्य हमेशा ही अकर्मक क्रिया का होता है। ये एक ध्यान देने योग्य बात है। इससे पता चल जाता है, हम पहचान कर लेते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, कि ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो इसकी पहचान करने का ये तरीका है कि कर्तृवाच्य होता है वो सकर्मक हो सकता है और अकर्मक भी होता है, लेकिन कर्मवाच्य का जो वाक्य होगा वो सकर्मक होगा। और भाववाच्य में हमेशा ही वाक्य कैसा होगा? अकर्मक क्रिया का होगा और नकारात्मक होगा। जैसे उससे सोया नहीं जाता है, राम से पढ़ा नहीं जाता है, ये ऐसा जो वाक्य है वो वाक्य भाववाच्य होता है। फिर है प्रयोग, कर्तृ, कर्मणि और भावी। कर्तृ प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावी, अर्थात भाव का प्रयोग। लिंग, वचन और पुरुष। अब देखो, समझिए कि लिंग, वचन और पुरुष अगर कर्ता के अनुसार है, किसी भी वाक्य में वाक्य का लिंग, वचन और पुरुष ये अगर कर्ता के अनुसार है तो वो वाक्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। और कर्मवाच्य में कर्मणि प्रयोग होता है, अर्थात लिंग, वचन और पुरुष
लिंग वचन और पुरुष अगर कर्म के अनुसार है तो वो कर्मवाच्य होगा, और भाव में लिंग वचन और पुरुष भाव के अनुसार हो, अर्थात जहां भाव की प्रधानता है वो भाववाच्य होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, अर्थात वाक्य में जहां कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, तथा क्रिया है वो कर्ता के अनुसार हो, क्रिया का लिंग वचन, ये जो लिंग वचन और पुरुष है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो। कर्मवाच्य में लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हो और भाव में भाव के अनुसार हो। जैसे उदाहरण के तौर पर एक आपको वाक्य दिया है कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया क्या है, पढ़ता है, ये पढ़ता है ये क्रिया है। अब देखिए ध्यान देने की बात है कि ये वाक्य है वो अकर्मक है या सकर्मक है, कि राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है। तो क्या और किसको से प्रश्न पूछने पर जवाब मिलता है, तो इसका मतलब है कि यह वाक्य कौन सा है, सकर्मक है। तो यहाँ देखो कर्तृवाच्य के अंदर वाक्य सकर्मक भी हो सकता है, अकर्मक भी हो सकता है, तो वाक्य तो सकर्मक है। अब ध्यान यह देना है कि यहाँ पर प्रधानता किसकी है, इस वाक्य में प्रधानता किसकी है, और लिंग वचन और पुरुष किसके अनुसार प्रयुक्त हो रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पर पढ़ता है, पढ़ता है ये क्रिया है, और इस क्रिया का जो लिंग है वो है वो पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। और पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, राम क्या है, पुल्लिंग है। तो ये क्रिया पुल्लिंग है और राम भी पुल्लिंग है, इसका मतलब है कि ये जो इसका लिंग है। फिर वचन की बात करें तो ये वचन पढ़ता है एक वचन है, और राम भी एक वचन है, और पुरुष में भी ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। इस प्रकार से तो ये इसका लिंग वचन और पुरुष किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ, राम के अनुसार। आप समझ रहे होंगे कि लिंग वचन और पुरुष जब कर्ता के अनुसार हो तो वहां कर्तृवाच्य होता है। यहाँ पर अगर कर्मवाच्य होता तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ऐसे होगा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। क्यों, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। समझ रहे हो मेरी बात को, कि जब अगर कर्म के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है तो कर्म पुल्लिंग होगा, बहुवचन होगा, तो क्रिया भी पुल्लिंग और बहुवचन होगी। अगर क्रिया कर्ता के अनुसार है तो कर्ता का लिंग और वचन का प्रभाव क्रिया पर होता है, अर्थात क्रिया कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। तो राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें ये पढ़ता है क्रिया है, इसमें प्रधानता किसकी है, राम की है, न कि पुस्तक की है। राम क्या है, कर्ता है, पुस्तक क्या है, कर्म है, और ये पढ़ता है क्रिया है। कर्म की प्रधानता इसलिए नहीं है कि कर्म स्त्रीलिंग है जबकि ये पुल्लिंग है। उसी प्रकार से रमेश केला खाता है, रमेश केला खाता है, वाक्य है वो सकर्मक क्रिया का है, और प्रधानता किसकी है, कर्ता की प्रधानता है, अर्थात खाता है, कौन खा रहा है, रमेश खा रहा है, तो ये भी कर्तृवाच्य होगा। अगर इसको कर्मवाच्य बने तो होगा कि रमेश के द्वारा केला खाया जाता है, तब वो बन जाता कर्मवाच्य। उसी प्रकार से है दिनेश पुस्तक पढ़ता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में भी जो पढ़ता है ये क्रिया है और पुस्तक है कर्म, और दिनेश कर्ता है। लेकिन इस वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की प्रधानता है। अब कर्ता की प्रधानता कैसे है कि अगर कर्म की प्रधानता होती तो कर्म तो पुस्तक है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर भी पढ़ती होगा, तब तो वो कर्म के अनुसार होगा। लेकिन यहाँ ये पढ़ता है, ये पुल्लिंग है, एक वचन है, ये
समझ रहे हो? मतलब जहां क्रिया कर्तृवाची में कर्ता की प्रधानता इसलिए है कि यहाँ पर है वो क्रिया कर्ता के अनुसार है। क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है? कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है। हलवाई मिठाई खा रहा है, हलवाई मिठाई खा रहा है। अब देखो हलवाई तो पुल्लिंग है, हलवाई पुल्लिंग में आता है, मिठाई स्त्रीलिंग है, लेकिन हलवाई मिठाई खा रहा है, ठीक है ना? तो ये खा रहा है, ये क्रिया है और ये किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है? कर्ता के अनुसार। मिठाई बनाई, मिठाई बनाई, तो जो मिठाई है वो स्त्रीलिंग में आता है। अगर यहाँ पर कर्म के अनुसार प्रयुक्त होता तो यहाँ पर भी रही होता, न कि रहा। अब है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के अंदर प्रधानता किसकी होती है? कर्म की प्रधानता होती है। और एक बात का ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य का जो वाक्य होगा उसमें से या के द्वारा प्रयुक्त होगा। इस वाक्य में से या के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। मतलब ये करण कारक है, करण कारक में से या के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे रोगी को दवाई दी गई, रोगी को दवाई दी गई। अब आप कहोगे कि यहाँ से और के द्वारा तो नहीं आया, लेकिन फिर भी से और के द्वारा का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी है वो रोगी को दवाई दी गई। यहाँ रोगी पुल्लिंग भी है, रोगी तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग, इसमें कोई मतलब पता नहीं चल रहा है, फिर भी है रोगी है वो पुल्लिंग में आता है। तो यहाँ दी गई है, ये क्रिया स्त्रीलिंग है, तो ये कर्ता के अनुसार तो प्रयुक्त हुई नहीं है। किसके अनुसार हुई? दवाई के अनुसार। दवाई क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए ये क्रिया है वो कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है। इसलिए कौन सा वाक्य होगा? कर्मवाच्य होगा। हरीश के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, हरीश के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब देखो यहाँ हरीश तो पुल्लिंग है, एक वचन है, और पुस्तक स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और पढ़ी गई ये स्त्रीलिंग है। तो हरीश पुल्लिंग है, फिर भी यहाँ पढ़ी गई ये स्त्रीलिंग आ गया। इसका मतलब ये क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है? ये कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है। और कर्म क्या है? कर्म है वो स्त्रीलिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया है वो कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है, इसलिए ये कर्मवाच्य होगा। फिर है देखो, बुढ़िया के द्वारा खाना खाया जाता है, बुढ़िया के द्वारा खाना खाया जाता है। तो यहाँ पर के द्वारा प्रयुक्त हुआ है। क्या हुआ है? के द्वारा। तो के द्वारा प्रयुक्त हुआ है, और क्रिया ये भले पुल्लिंग है, सॉरी ये स्त्रीलिंग है, बुढ़िया एक वचन है, स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता कि बुढ़िया खाना खाती है, बुढ़िया खाना खाती है, तो वो हो जाता कृतवाच्य। लेकिन मैंने लिखा है कि बुढ़िया के द्वारा खाना खाया जाता है, तो यहाँ पर है वो प्रधानता किसकी होगी? प्रधानता कर्म की होगी, बुढ़िया की प्रधानता नहीं है। प्रधानता किसकी है? कर्म की प्रधानता है, क्योंकि खाया जाता है ये पुल्लिंग है, खाया जाता है ये पुल्लिंग है, और ये क्रिया पुल्लिंग है। ये क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है? कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है, इसलिए ये कर्मवाच्य होगा। तो इस प्रकार से आपको ये कर्मवाच्य समझ में आ गया होगा। फिर है भाववाच्य। भाववाच्य के अंदर ये देखो, भावे अर्थात प्रधानता किसकी होगी? भाव की प्रधानता होगी। जहां है वो लिंग वचन पुरुष है, वो भाव के अनुसार प्रयुक्त होता है, वह भाववाच्य होता है। जैसे उससे चला नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता। मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाववाच्य के अंदर है वो वाक्य कैसा होगा? अकर्मक क्रिया का होगा। तो ये देखो अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं। इसको आप समझ लेना, ये जब आप इसको पूरी तरीके से समझ लोगे तो आपको वाच्य समझ में आ जाएगा, और वाच्य का उदाहरण आप पहचान लोगे, और परिभाषा भी रटने से समझने से ज़्यादा बेहतर और समझना ठीक है। जैसे मैं बता दूं कि अगर मैं यहाँ लिख देता कृतवाच्य की परिभाषा 2 लाइन में, तो उससे बेहतर यह रहता है कि मैंने आपको संक्षिप्त में समझा दिया कि भाई कृतवाच्य किसे कहते हैं, कि जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है, वाक्य में जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है। कर्म वाक्य है तो वहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में
वाक्य में भाव की प्रधानता होती है। तो ये मतलब समझने में वो आपके लिए आसान होगा। तो मैं ये बता रहा था कि उससे चला नहीं जाता, तो ये वाक्य है वो अकर्मक क्रिया का है। और मैंने पहले भी बता दिया था कि भाववाची के अंदर वाक्य है वो अकर्मक होगा और नकारात्मक होता है। तो चला नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, ये नकारात्मक वाक्य है और अकर्मक भी है। इसमें प्रधानता किसकी है? भाव की प्रधानता है, इसलिए ये भाववाच्य है। धूप में चला नहीं जाता, ये भी अकर्मक क्रिया का वाक्य है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। तो धूप में चला नहीं जाता, यहाँ पर भी भाव की प्रधानता है, न कर्ता की भी प्रधानता नहीं है, कर्म की भी प्रधानता नहीं है और भाव की प्रधानता है, तो ये भाववाच्य है। उसी प्रकार से मोहन से पढ़ा नहीं जाता, ये भी नकारात्मक वाक्य है। तो और है अकर्मक, अकर्मक है और नकारात्मक है, तो ये भी भाववाच्य होगा। इस प्रकार से आपको है वो समझ में आ गया होगा कि वाच्य के तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं या कर्तृवाच्य कैसा होता है? कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक हो सकता है और उसमें लिंग वचन है वो लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य के अंदर वाक्य है वो सकर्मक क्रिया का होता है और लिंग वचन और पुरुष है वो कर्म के अनुसार होता है। और भाववाच्य में वाक्य अकर्मक होता है, नकारात्मक होता है और वाक्य में प्रधानता किसकी होती है? भाव की प्रधानता होती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो वाच्य जो टॉपिक है ये आज आपका पूर्ण हो गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही, आगे देखें।